कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे केमिकल शिफ्ट। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और मजा आया। केमिकल शिफ्ट को सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल शिफ्ट को। क्यों? अगर देखो मैं अभी बताया था ये चीज, अगर ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ लग जाता है तो क्या है, वो पूरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लग जाते हैं, जिसके कारण केमिकल शिफ्ट की मांग इधर उधर होगी। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समझ आ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पांसिबल होता है डीशील्डिंग और शील्डिंग बताने के लिए, क्योंकि ये क्या किया, खुद को शील्ड कर लिया, इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास बुला के और सामने वाले को डीशील्ड कर लिया। तो ये पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अब ऐसा ही मैं अगर अलग अलग ग्रुप लगाते जाऊं, ऐसा लगाते जाऊंगा तो कौन से शील्ड करेगा, कौन सबसे ज्यादा शील्ड करेगा खुद को, कौन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा ना, पूरे इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले आएगा, तो इसका मान ज्यादा आने वाला है। देखोगे बाद में मैं दिखाऊंगा इसमें तो उसको पता चलेगा कि कैसे इसका मान ज्यादा आ जाता है, कि पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले जा ले। ये पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़ना है, फैक्टर इफेक्टिव, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले जा ले, ये पता होना है। ठीक है, अब इसी में आप दो चीज पढ़ोगे, एक माइनस आई इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? हां पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल दो अभी, प्लस है ये आई है, मैं पूछा प्लस आई क्या होता है, मेरी शिफ्टिंग की छोड़ो, प्लस आई क्या होता है? प्लस आई डोनेट करेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना, इंडक्टिव इफेक्ट नाम का एक चीज होता है। ठीक है, पढ़ लेना पूरा। ये प्लस आई जो है इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो क्या कर देगा, इसको डीशील्ड कर देगा। अगर मान लो यहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो देगा इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा तो खुद डीशील्ड हो जाता और सामने वाले को शील्ड कर देगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन उसके आसपास आ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, न्यूक्लियस से ट्रांजिशन हो पाएगा। समझ आ गया प्लस माइनस आई में कैसे हम डिफरेंस करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, ये प्लस माइनस आई का। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, एक बार में सब ग्रैब कर लेंगे होगा तो पहले के बाद नहीं पढ़े होंगे, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो अभी समझो बस कुछ कुछ जो चीज आ रहा है उसको समझो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे, उसमें माइनस आई प्लस आई देखे। अब देखते हैं कैसे एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी को तो समझते हो, क्या समझते हो? एन आइसोट्रॉपी मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपी मतलब पता है? हम तो एन आइसोट्रॉपी की यार आइसोट्रॉपी पूछ रहे हो है ना। देखो एन आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी मतलब ना जहां फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम, मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। एन आइसोट्रॉपी मतलब जहां फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, एन आइसोट्रॉपी मतलब जिस डायरेक्शन में जाओगे वहां प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, अलग-अलग प्रॉपर्टीज होंगी। इसलिए बता रहा हूं कि अगला जो टॉपिक है वो एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट है। क्या है? एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इसको एक और प्यार से हम लोग बुलाते हैं पाई इफेक्ट। अच्छा, पाई इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, ये बेंजीन में देखना। देखो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई क्या करता है पता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसा ऐसा। ठीक है, अब लग रहा है मैं समझ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ऊपर से दिमाग से बताऊंगा। ये क्या है? बेंजीन। ठीक है, अब इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल किधर रहेगा तो शील्ड, किधर रहेगा तो शील्डेड, वो चीज बता रहा हूं। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से बनाता है, मैं लगा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसा है, ये ऐसा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बहुत
नहीं होगा। ये कैसा काम कर रहा है, अंदर वाला शील्डेड की तरह काम कर रहा है। यही मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा दे रहा हूं, ऐसा दे रहा हूं, देखो ये मैच होगा। तो यहाँ जो प्रेजेंट होगा वो कैसे रहेगा, शील्डेड रहेगा। उसका हमारा सिग्नल मिलने वाला वही केमिकल शिफ्ट बढ़ेगा। समझ आ गया। इसीलिए ना अगर ये बेंजीन बनाने के बाद अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है ना तो इसका केमिकल शिफ्ट का मान ज्यादा आता है। समझ आया, ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि वो रहता है डीशील्डेड। ये समझ रहे हैं, यही पाई इफेक्ट है। एग्जाम में पूछेगा एनाइसोटोप इफेक्ट क्या, तो बताना पड़ेगा। इट्स आल्सो कॉल्ड द पाई इफेक्ट। बेंजीन का बना के ऐसा मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। ये मिल रहे हैं तो कैसे हो, ये शील्डेड की तरह काम करेगा, ये डीशील्डेड, क्योंकि यहां से पहुंचेगा ही नहीं यहां तक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, फील्ड होगा नहीं, घूमेगा नहीं, लार्वल फ्रीक्वेंसी रेडियो क्या मैच ही नहीं करेगी। समझ आ गया, कल का कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहा था, समझ आ गया। यही है पाई इफेक्ट। अब समझे इसको पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के कारण दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई इफेक्ट। ठीक है, बेंजीन का समझ आया। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा तो इसका केमिकल शिफ्ट का मान ज्यादा है तो कम आएगा, बताओ। अगर मैं बेंजीन बनाया ऐसा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसा दे रहा हूँ तो इसका केमिकल शिफ्ट का मान ज्यादा है कम आएगा, ज्यादा है। समझ आ गया। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, मैच होगा, मैग्नेटिक फील्ड को मिलेगा, कंडक्शन होगा। ये है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अब देखो मैं क्या बोला था, एनाइसोट्रॉपिक यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीजें मिल रही है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है। अब बताओ, मैं जब यहाँ आता हूँ तो ये डी ये कर रहा है शील्डेड की तरह काम कर रहा है, मैं जब यहाँ जाता हूँ तो डी शील्डेड की तरह काम कर रहा है, मैं इधर आता हूँ तो ये डी शील्डेड की तरह काम कर रहा है, कभी डी शील्डेड कभी शील्डिंग की तरह, क्या सेम है? इसलिए तो इसको एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। समझ आया? आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक में डिफरेंस पता होगा। अब समझ आया एनाइसोट्रॉपिक मतलब इसीलिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, कभी शील्डेड कभी डीशील्डेड, इसलिए इसको एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के कारण हो रहा है, इसलिए इसको पाई इफेक्ट बोलते हैं। अब समझ आ गया, क्लियर हो गया। वेक्टर इफेक्ट में पहले क्या देखे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप देखे, प्लस साइन माइनस साइन के बारे में देखे। जैसे कि कोई माइनस साइन लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास, दे देगा। इस प्रॉपर्टी को समझे, एनाइसोट्रॉपिक को समझे। समझ आ गया। अब देखो एक और इफेक्ट होता है, समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मैं नंबर ऑफ सिग्नल ना और स्प्लिटिंग को ना बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। कि काम करेंगे किसी दिन ना सिर्फ नंबर ऑफ सिग्नल और स्प्लिटिंग में काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने होंगे ना मेरे पास जो नेट के क्वेश्चंस है मैं सबको लेके आऊंगा और सब सॉल्व करूंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व तो क्या आपको याद हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप लोग देखो तो बोल दो कि नंबर ऑफ सिग्नल 3 होने वाला है, स्पीड को बगल में देखो 4 6 ऐसे निकालने लग जाओ। ठीक है, अभी भी समझ आ गया होगा। CS3 के बगल में CS2 होगा तो CS3 के बगल में CS2 है, 2 है, 3 देखो ऐसा। ये टाइम पर तो आ जाएगा, पर छोड़ना नहीं, आ जाएगा थोड़ा बहुत रिवीजन करना। फिर मैं कल को आऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में लेके आऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, हाँ आता है। अब देखो क्या है, थोड़ा ये जो है ये बेसिस है, ये मैसी में आता है। क्या करता है नेट में, वो आप लोगों को दे देगा, जैसे कि EH ट्रिपलेट 2H डबलेट ऐसा दे देता है और हम लोग को बनाना पड़ता है। तो वो जो है मैं बताऊंगा, एकदम जल्दी नहीं जाते वहां पे, धीरे धीरे जाते। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये जो है डबलेट देगा, ये ट्रिपलेट देगा, ऐसा रहता है। मैं बताऊंगा ये, ठीक है। अभी हल्का फुल्का देखो कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं और स्प्लिटिंग कैसे। ये चीज समझ आ गया। फैक्टर इफेक्टिंग देखें, फैक्टर इफेक्टिंग पूछता है आप लोग का, फैक्टर इफेक्टिंग बताओ, EMS के बारे में बताओ। अब समझ आएगा EMS क्या है, एक रेफरेंस है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो ज्यादा इनर्ट नहीं है और इनर्ट होना भी नहीं चाहिए। सैंपल के साथ रिएक्ट कर देगा तो अपने पास क्या बचेगा, सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ जाएगा ना, तो रेफरेंस है। उसका मान हम लोग को केमिकल शिफ्ट का जो होता है PPM में करते हैं। ठीक है, टाउ स्केल होता है, डेल स्केल होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा, पहला क्या देखे, पहला फैक्टर इफेक्टिंग क्या देखे, दूसरा क्या देखे, अब तीसरा देखते हैं हाइड्रोजन। सिंपल बता रहा, एकदम सिंपल। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि हम 1H के बारे में पढ़ रहे हैं, 1H के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अब देखो ये H के बगल में क्लोरीन है, H के बगल में ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी, ये कैसे हो जाएगा, डीशील्डेड बताओ, इलेक्ट्रॉन चला गया इसका। मैग्नेटिक फील्ड दूंगा तो बढ़िया से का कनेक्शन होगा, फील्ड का कनेक्शन होगा ना, होगा ना, होगा। इसका ये पूरी तरीके से ऐसा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अपना लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दूंगा नहीं, तो यही हाइड्रोजन।
ठीक है, समझ आ गया। एक और होता है फैक्टर जो बल्कि पे काम करता है, उतना एलोबरेट नहीं करने का जरूरत है। एक चीज समझो, अगर दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, हमेशा ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये बल्कि ग्रुप रिपल करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को आने का जगह देंगे, तो हमारा जो मान है ना बढ़े, केमिकल शिफ्ट का मान बढ़े। ये चार फैक्टर, पहला फैक्टर हम पढ़ लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दूसरा एनिसोट्रॉपी का, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, चौथा जो है उसको वैन डेर वाल्स बोलते हैं। चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ने से भी चलेगा, पर वैन डेर वाल्स बोलते हैं बल्कि ग्रुप के कारण होता है। दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो बल्कि ग्रुप एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेंगे, उसका प्रोटॉन जो है अलग जगह पे जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव अंदर आएंगे, सिंगल कंडीशन। ठीक है, ये क्या था केमिकल शिफ्ट जो है उसके क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये चीज के बारे में पढ़े। और लगा भी देखिए कि कैसे कोई जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप आ जाता है कैसे केमिकल शिफ्ट का मान इधर हो रहा है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप पूरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसी कारण मान में चीजें सामने जा रहा है। अब आपको केमिकल शिफ्ट का ग्राफ भी प्लॉट करके आता है, ये मैं बनाओगे जैसे 0 1 2 3 10 तक ले जाओगे। ठीक है, पहले इधर कौन सा पीक आएगा, शील्डेड, इधर डी शील्डेड है। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना, नंबर ऑफ सिग्नल समझे, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल समझे। ठीक है, ये समझ आ गया। मैंने इसे एपरेटस बना दिया एनएमआर पंखाली। ठीक है, कल आपने क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन पे कोई दिक्कत आएगा क्या जब रेडियो वेव डालेंगे। अब ये देखो, अब क्या समझ आ रहा है, बार बार जब रेडियो वेव डाल रहे हैं तो न्यूक्लियर का ही सिंगल ट्रांजिशन करा पा रहा है। अगर अब माइक्रोवेव लेता ना तो वो इलेक्ट्रॉन गड़बड़ी का वो आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, तो ये रेडियो वेव की यूज करते हैं, उसका कारण बताया मैं कल, क्योंकि ये दो फ्रीक्वेंसी मैच हो जा रही है और ये न्यूक्लियर का ही सिंगल ट्रांजिशन करा पाता है क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी कम होगी। ठीक है, तो एनएमआर में रेडियो वेव यूज करेंगे। और जैसे आपने पूछा था एक बार मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाऊंगा, अब देखिए कैसे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, अब ना जैसे हम लोग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आप 500 मेगाहर्ट्ज में काम करोगे तो आप 200 मेगाहर्ट्ज, ऐसा हो सकता है कि ये 200 मेगाहर्ट्ज में काम कर रहे होंगे ना, तो ये जो सैंपल रखे हैं उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच नहीं पाएगा। पर वही सैंपल आपको लाके दे दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से आएगा, तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन चीज के अंदर पहुंच जाए। समझ आ गया? तो ये भी है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि 500 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं उसमें 1000 मेगाहर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड डालो, तब तक वो न्यूक्लियर स्पिन का ट्रांजिशन करा, ऐसा नहीं। हमको वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसी में ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया? ऐसा मनमाने हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं ले सकते। ठीक है, 500 मेगाहर्ट्ज में आप काम करो तो आप 200 में काम करो तो आप उसी में काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया ये? अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये तो बड़ी मैग्नेट लगेगा। आप लोगों को पता है मैग्नेट यूज करते हैं तो क्रिएट एन एनर्जी गैप, क्योंकि वो पहले डीजेनरेट फॉर्म में था, उसको गैप क्रिएट करने के लिए हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे यूज नहीं करोगे एमसीक्यू में। ठीक है, ये मैग्नेट यूज कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी गैप क्रिएट करने के लिए। बीच में हमारा सैंपल पड़ा है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड कितना सैंपल में देना है इसका ध्यान स्विफ्ट रखेगा। स्विफ्ट कंट्रोलर ये ध्यान रखेगा कि दोनों मैग्नेट में बराबर की मैग्नेटिक फील्ड जाए। अब जब इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा ना एनएमआर का, तो आप लोगों को एक एक चीज बताना पड़ेगा। वी विल यूज मैग्नेट टू क्रिएट एनर्जी गैप एंड द न्यूक्लियस बीम व्हिच आर रैंडमली ओरिएंटेड, वो एक ओरिएंटेशन में आ जाएंगे, बताया था मैंने। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे तो उनका मान ऊपर जाएगा, अनस्टेबिलिटी में जाएगा, और जो मिलेंगे वो नीचे आएंगे। पता है ना? ये मैग्नेट यूज करेंगे, बताओगे यहाँ पे सैंपल प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या सोर्स रहता है एनएमआर में, कौन सा सोर्स, कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव यहाँ से जाएगा, ये हम देंगे सैंपल में। ठीक है, रेडियो वेव आके क्या करेगा, अब यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ स्विच कंट्रोल है। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हम लगाए, मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, हल्का सा टिल्ट हो गया और घूम रहा है।
अपनी एक फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है, मैं क्या दिया ऊपर से रेडियो वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो गई, किसके साथ मैच हो गई, लार्मोट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई। भाई रिवीजन करो जाके, लार्मोट फार्मो याद नहीं होगा, बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल नाम नहीं है लार्मोट, ठीक है, अंकित फ्रीक्वेंसी होता तो याद हो जाता जल्दी से, तो ये लार्मोट फ्रीक्वेंसी है, इसे याद करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। तो ये लार्मोट जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो घूम रहा था, मैं रेडियो में फ्रीक्वेंसी दिया, ये फ्रीक्वेंसी मैच हो गया और न्यूक्लियर गैस का ट्रांजिशन हो गया। उसके बाद डाटा गया एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, भेजेगा डिटेक्टर में, डिटेक्टर एक स्पेक्ट्रम के रूप में हमको दे देगा मॉनिटर, ये मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर, ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारे साथ। तो आप लोग अब एक एक चीज पता है कि क्यों हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ा ये भी पता है। और क्या बोला मैं, ये लार्मोट फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो घूम रहा था और रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी ये दोनों मैच हो गए, जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाते हैं उसी को बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। एनएमआर क्या करा रहे हैं, न्यूक्लियर गैस का ट्रांजिशन, मैग्नेट यूज कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी गैप रेजोनेंस मतलब जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। अब समझ आया, ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये आपको एग्जाम में आएगा, ये मैं बहुत गंदे तरीके से बनाऊंगा, आप लोग अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है, इसको और अच्छे से बना सकते हो। अब ये आरएफ भाई एग्जाम में ऐसा मत लिख देना, पूरा लिखना रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर स्विच कंट्रोलर मैग्नेट यहाँ पे रहेंगे, एम्पलीफायर को पूरा लिखना, ए लिख के मत आना, डी से पूरा डिटेक्टर लिख के आना, मॉनिटर लिख के आना, स्पेक्ट्रम लिखना, ठीक है, ये समझ आ गया, सिंपल है। तो देखो यही पूरा एनएमआर है। इसके बाद ना कुछ हम लोग को पढ़ना रहता है, जैसे इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, जितना हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी उतना ज्यादा, ठीक है। जैसे अब अगर ज्यादा नहीं छूटा इसको ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। अब आपको पता चलेगा कि इसकी स्प्लिटिंग होगा, नंबर ऑफ सिंगल पूछूंगा तो आप सीधा दो बता दो, मैं इसका स्प्लिटिंग पूछूंगा तो आप बोलोगे 3, 2 का 3, इसका स्प्लिटिंग पूछूंगा तो 4, पर ये भी तो है कि कौन ऊपर जाएगा भाई, ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तो वो आएंगे जो शील्डेड होंगे, यहाँ वो आएंगे जो शील्डेड होंगे, भाई ये ऊपर किसका पीक सबसे ज्यादा जाएगा, इंटेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा पीक होगी, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, पीक आगे नहीं। तो ये अभी मैं कल बताऊंगा इसको, ये अभी समझे रहो। तो एक एक चीज पता चल रहा है कि इधर कौन रहेंगे जो डी शील्डेड, ठीक है, इधर कौन रहेंगे जो डी शील्डेड, और किसका ऊपर जाएगा, जिसका इसी का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग प्यार से कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन समझ आ गया, मैग्नेट यूज कर रहे हैं, रेजोनेंस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर के थ्रू ट्रांजिशन करा रहे हैं, ये चीज याद रखना क्योंकि आगे ईएसआर पढ़ोगे। ईएसआर में सीधा बोलूंगा कि नीचे में जो है जैसे हम क्या करते हैं एनर्जी ग्रैब, पहले डिफरेंट फॉर्म में था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे कौन आया 1/2, ये स्पिन आई होगी, यहाँ ये स्पिन आई होगी, यहाँ वही स्पिन आई होगी जिसका ओरिएंटेशन और उसका वो मैच हुआ होगा। तो आगे जब पढ़ाऊंगा ना ये सब तो मैं नहीं बताऊंगा ये नीचे की बात, ये ऊपर की बात, ये पता होना चाहिए कि ज्यादा स्टेबल रहा, ये स्पिन ज्यादा स्टेबल रहा और ये स्पिन उस डायरेक्शन में रहा होगा जिस डायरेक्शन में उसकी ओरिएंटेशन रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया? ये समझ आ गया? मतलब एन का मतलब, एम का मतलब, आर का मतलब, इंस्ट्रूमेंटेशन समझ गए। अब केमिकल शिफ्ट समझ गए, पहले शिफ्ट समझे, शिफ्ट में गड़बड़ी हो गया क्योंकि सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का पीपीएम मिल रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए बटे में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लगा दिए कि बता दो भाई आप लोग क्या फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो, ठीक है। वो हो गया केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला। फिर एक स्केल बनाए, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल शिफ्ट को, पीपीएम में मेजर करते हैं, 0 1 2 करके लिखने लगे। 0 में किसका है टीएमएस का, टीएमएस क्या है, एक रेफरेंस है, वो भी क्यों यूज कर रहे हैं हमको पता चल गया, रिएक्ट नहीं करता, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, उसके पास सिर्फ एक सिंगल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, पूरा शील्डेड की तरह काम करता है, उसका लीवर का ट्रांजिशन होता ही नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? पर वो एक्वा सॉल्यूशन में अच्छा काम नहीं करता, इसलिए टीएसएस यूज करते हैं। मैं 2-3 यहाँ पीपीटी में लिखा हूं अभी रेफरेंस जो यूज करते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस क्यों यूज कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1H पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, ठीक है। अब देखना स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना एनएमआर, वो हमको ना मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा था नेट में कैसे आते हैं 3R ऐसे करके बनाया ना, तो हम लोग को ना जैसे ये सिग्नल दिख रहा है ना 4, क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, मतलब इसके बगल में कितने हाइड्रोजन रहे होंगे 3,
समझ आया? मतलब स्पेक्ट्रम देख के हम ये याद कर लेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सिग्नल आया 3 मतलब बगल में रहेंगे 4, यहाँ पे आया 4 मतलब बगल में रहेंगे 5 3 कितना 3 एकदम ठीक है, समझ आ गया? तो ये अभी इस स्पेक्ट्रम को देख के मैं अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाके दे दूं और हमको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो स्पेक्ट्रम देख के भी हम बता देंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यही एनएमआर हमको बता। आप समझ आया? मतलब ये स्पेक्ट्रम देख के हम अब याद करने लगेंगे कि क्या होने वाला है उसका स्ट्रक्चर। समझ आ गया? ठीक है। अब ये बने को थोड़ा और कल मैं बताऊंगा, परसों बताऊंगा, नंबर ऑफ लाइन फिटिंग में काम करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लेना घर जाके, सारी चीजें रिविजन कर लेना। अगर इंस्ट्रूमेंट पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो सिर्फ मात्र इंस्ट्रूमेंट बना के आपको जबरदस्ती का प्रिंसिपल एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक को बताओगे, मैग्नेट क्यों यूज कर रहे हैं, सैंपल कहां डाल रहे हैं, दिखाओगे सैंपल यहां पुट करें, एम्पलीफाई करेगा, फिर डेटा डिटेक्ट करेगा, स्पेक्ट्रम के रूप में हमको देगा सिग्नल, ये सब। अब परसों जब आएंगे तो मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा, कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, इंट्रोडक्शन बता, कार्बन कितने आइसोटोप होते हैं और कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, कितने आइसोटोप होते हैं? अब जो परसों पढ़े वो आंसर देंगे, क्या ये एनएमआर एक्टिव होगा? पता है मेरे को, आप लोग बताओ ये एनएमआर एक्टिव होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो ये क्या है, दोनों दो से भाग हो रहा है, तो ये क्या हुआ, एनएमआर नहीं है, एनएमआर इनएक्टिव है, एनएमआर इनएक्टिव है। ये क्या हुआ, देखो इवन दो से भाग हो रहा है, ये भी क्या हुआ, एनएमआर ये होगा, ये होगा, होगा ना, इतना आसान है ना, एकदम आसान है, बहुत आसान। इसका एविडेंस कम है नेचर में, अगर मॉलिक्यूल लाके दूंगा ना तो उसमें से कुछ परसेंट ही कार्बन 30 होंगे। अब आगे जाके दिक्कत का सामना तब होगा जब होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर में कंफ्यूजन हो, समझ रहे हो? क्योंकि कार्बन 13 के बगल में कार्बन 13 का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका एविडेंस कम है। समझ आ गया? तो ये पढ़ेंगे ठीक है, ये समझ आ गया? क्लास में इतना ही रख देते हैं।